हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और इस चैनल पर हम आपसे एजुकेशनल कंटेंट और केवी से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर की सीरीज़ भी कंप्लीट कर रहे हैं एग्ज़ाम के पहले, और मैंने आपको ये वादा किया है कि मैं कंप्यूटर ज़रूर आपका पूरा कराऊंगा और मैथमेटिक्स भी। तो कंप्यूटर की 4 वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं, जिनमें से पहली वीडियो और स्पेशली फोर्थ वीडियो बहुत अच्छी वीडियो थी कंटेंट। और अब तक का बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको पार्ट 5 में। आज हमारी पार्ट 5 वाली वीडियो है। अब तक की बेस्ट क्वेश्चंस हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन भी रहता था कि सर थोड़े से इजी लेवल के हैं, तो देखिए प्रश्न जो थे वो इजी लेवल के नहीं थे। एक्चुअल में प्रश्न वही थे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आते थे। तो जैसे प्रश्न आएंगे हम वैसे ही कराने का ट्राई करेंगे। इररिलेवेंट क्वेश्चन कराएंगे अगर टफ क्वेश्चंस के नाम पर, है ना, तो वो फ़ायदेमंद नहीं होंगे। बजाय कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आपकी मांग भी पूरी करते हैं। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हैं आज के पिछली वीडियोज़ के मुकाबले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। इसके पहले कि शुरू करें, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं या फिर मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, है ना, शिवम। तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी और अपडेट्स के अलावा फ्री पीडीएफ्स भी मिलते रहेंगे, स्टडी मटेरियल, और साथ में जो डिस्कशन है, डिस्कशन में भी आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। और टीचमेंट ऐप पर आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। परसों संडे है, तीसरा मॉक टेस्ट आने वाला है। 2 मॉक टेस्ट अभी भी लाइव हैं। दुर्भाग्य की बात है कि मैं बहुत मेहनत करने के बाद मॉक टेस्ट बनाता हूँ, उसके बावजूद भी अभी तक केवल 150 लोगों ने मॉक टेस्ट नंबर 2 दिया है, जबकि 600 से ऊपर लोग उस ऐप में शामिल हो चुके थे। तो ठीक है, सिलेक्शन भी सबका नहीं होना है ना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बातों को ख़त्म करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 23। मतलब डेसिमल नंबर 23 है, जिसको हम डेसिमल नंबर्स में 23 लिखते हैं, उसको अगर हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो वो कितना आएगा, है ना। हिंदी में पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। दशमलव संख्या 23 की षोडश आधारी, षोडश मतलब 16 हेक्साडेसिमल आधारी समतुल्य संख्या क्या होगी। देखिए कैसे बदला जाता है, आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है। और हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल का मतलब 10, मतलब टोटल 16 अंक वाली। 16 से डिवाइड कर दीजिए आप 23 को, है ना। कितना आएगा, 16 बन जा 16 और बचेंगे 7। तो आया कितना, एक बार गया तो एक यहाँ लिखेंगे और जितने बचे हैं वो इसके राइट साइड लिखेंगे 7। मतलब आंसर आएगा 17। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, 0 से 9 तक टोटल 10 अंक, और ए से लेके एफ तक, है ना। तो ये है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आ जाएगा नंबर। फिर 10 को बोलेंगे ए, 11 को बी, 13 14 15 16 इसी तरह को सी डी ई एफ, है ना। इस तरह से बोलते हैं। टोटल 16 अंक होते हैं। तो अगर मान लीजिए शेष बचता 10, है ना, तो 10 के लिए बोलते हैं हम ए, तो आंसर बनता 1 ए। ठीक है। इसी तरह से हमने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी भी पढ़ा था। हम इसमें सारे पढ़ते हैं एक बार। चलिए मान लेते हैं कि अगर हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में बदलने आ गया तो कैसे करेंगे। देखिए एक नंबर है, मान लीजिए 1 ए, है ना। अब ए आपको पता होना होगा, 0 से 9 तक आते हैं, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, मतलब ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12। ए मतलब 10, है ना। इसके साथ 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो बाद वाला है उसके साथ 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो कुछ भी है उसको प्लस कर दो। मान लो यहाँ एक और नंबर होता जैसे 3 होता, तो इसके साथ 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते, जो आगे आते जाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ हम पावर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और उन सबको ऐड कर देंगे। तो 16 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 का 10 से मल्टीप्लाई होगा, आएगा 10, और प्लस 16 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 16, टोटल कितना आ जाएगा 26। एक और करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2b, तो b मतलब होता है 11 और यहाँ 2, तो 2 के साथ 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 11 के साथ कर देंगे 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई। ये तो 11 ही आएगा, और यहाँ 16 2 जा 32, 32 और 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। ये डेसिमल पता चल गया। अगर अब करते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो पहले हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदल लो, फिर डेसिमल से बाइनरी में हमें करना आता है। जैसे आपने 1 ए को 26 में बदल लिया, फिर 26 को आप पे बनता ही है, 26 को कैसे चेंज करोगे बाइनरी में, है ना। तो 26 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 13, कितना रिमाइंडर बचेगा 0, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 6, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना, 3 बार कितना बचा 0, फिर 2 से करेंगे कितना बचेगा
1 बार जाएगा 1 और फिर ये 1 नीचे आ जाएगा, है ना, 11010। तो अगर ध्यान से देखो तो हमारे लिए मिला 11010, बट आगे बस जीरो और लग गए, क्योंकि हमें टोटल हेक्साडेसिमल माने तो 4 4 में 2 डिजिट है ना, तो 8 डिजिट आना चाहिए। कितना आना चाहिए? इसको पहले हम ऐसे लिख लेंगे, लिख लेते हैं 11010 नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। हमने इसको लिख लिया। फिर चूंकि हमें पता है कि जो हेक्साडेसिमल है उसका हर एक डिजिट 4 डिजिट में बदलेगा, है ना। तो अब 4 ये होगा, यहाँ भी 4 होना चाहिए था, तो एक काम करते हैं, आगे 3 जीरो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये नंबर हो जाएगा, कोई विशेष समस्या नहीं है ना। और डायरेक्ट बदलना हो तो डायरेक्ट बदलना मुश्किल नहीं है, बस फिर भी आपको थोड़ा सा नंबर्स पता होना चाहिए। जैसे 1 डेसिमल में जो 1 होता है उसको बाइनरी में भी 1 कहते हैं, लेकिन डेसिमल का जो 2 होता है बाइनरी में उसको बोलेंगे 10। 3 के लिए क्या बोलेंगे? 1 1 11। 4 के लिए क्या बोलेंगे? 1 0 0। 5 के लिए क्या बोलेंगे? 1 0 1। 6 के लिए क्या बोलेंगे? 1 1 0। 7 के लिए क्या बोलेंगे? 1 1 1। 8 के लिए क्या बोलेंगे? 1 0 0 0। फिर 9 के लिए बोलेंगे 1 0 0 1। 10 के लिए बोलेंगे 1 0 1 0। बढ़ता जाएगा एक, है ना। जब तक सारे ये 1 नहीं बन जाते तब तक एक डिजिट एक्स्ट्रा बढ़ता नहीं। जैसे यहाँ जैसे 2 1 हुए तो एक डिजिट बढ़ गया, यहाँ तीनों 1 हुए 7 के लिए तो एक डिजिट बढ़ गया। ऐसे ही जब यहाँ चारों 1 1 1 1 हो जाएगा तो फिर 5 डिजिट हो जाएंगे, है ना। इस तरह से करते हैं हम। तो अब जैसे हमें 1A को बदलना है बाइनरी में, 1A को बाइनरी में बदलना है, तो आप ए मतलब होता है 10, है ना। ए का मतलब क्या है? 10। अब 10 को बाइनरी में क्या बोलते हैं? तो अभी अपन ने देखा कि 10 को बाइनरी में बोलते हैं 1010। तो यहाँ लिख लेंगे 1010। और 1 को बाइनरी में क्या बोलते हैं? 1 को 1 बाइनरी में 1 ही बोलते हैं, लेकिन हमें 4 डिजिट बनाने हैं तो हम आगे 3 जीरो रख देते हैं। तो ये वही नंबर हमें मिल गया, ठीक है। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलना है तो पहले हम इनको 3 3 के हिस्से में चेंज कर देंगे। ऑक्टल में चेंज करना, पहले बाइनरी में चेंज करो, फिर बाइनरी के बाद उसको 3 3 के हिस्से में बांट दो, है ना। मतलब इस तरह से 0 0 1 0 0 1 1 और 0 0 0 3 3 के डिजिट में बांट दिया। अब 0 1 0 को क्या बोलते हैं? 0 1 0 मतलब 10, 10 को क्या बोलते हैं? 2। तो ये आ जाएगा 2, है ना। और 0 1 1 0 1 1 को क्या बोलते हैं? 3। तो कितना आ जाएगा? 3। और फिर ये तो ज़ीरो ही है, तो मतलब 032 32 आंसर आ जाएगा अगर इसको ऑक्टल में बदलेंगे तो। इसी तरह की आगे सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो में दी गई, आप देख सकते हो, है ना। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये पेपर में आया है। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सामने ट्रिक भी लिखी है, एक एक बार सॉल्व कर लेंगे आपको याद हो जाएंगे, है ना। कोई मुश्किल नहीं है ये एक्चुअल में, लेकिन अगर आपने नहीं किया होगा तो ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट अबाउट असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहला है कि जो असेंबली लैंग्वेज है इनमें नेमोनिक्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन कोड्स। मतलब इनमें नेमोनिक्स यूज होते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे MOV हो गया, ADD हो गया एडिशन के लिए, है ना, शॉर्ट में। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। सेकंड, राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इज ईजी एंड टाइम सेविंग है और ईजी है। थर्ड, इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। जो असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन से इंडिपेंडेंट है ना। तो इसमें से जो केवल ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, बाकी दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये मशीन से डिपेंडेंट है और दूसरी चीज़ है इसको लिखना बहुत मुश्किल है ना। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज नेमोनिक्स का यूज़ करती है 0 और 1 के मुकाबले, है ना, उसकी जगह पर। नेक्स्ट है डायरेक्टली हार्डवेयर और CPU इंस्ट्रक्शन पर वर्क करती है। हाई लेवल लैंग्वेज से तो तेज होती है, बट लिखना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, समझना भी मुश्किल होता है। अगर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है, मशीन पर डिपेंडेंट होती है ये। क्यों? क्योंकि इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो केवल खास तरह के CPU आर्किटेक्चर पर ही वर्क कर सकते हैं। हर एक प्रोसेसर का खुद का अपना असेंबली इंस्ट्रक्शन सेट होता है। AMD हो गया, इंटेल हो गया, इन सब के अपनी अपनी खुद के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, मतलब इनकी खुद की सबकी अलग अलग लैंग्वेज जो है वो कोडिफाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी हैंडल्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सी एरर हैंडल करेगा? फर्स्ट है लैक ऑफ पेपर्स इन प्रिंटर, सेकंड पावर फेलियर, थर्ड वायरस प्रोटेक्शन। तो आपको पता है वायरस से तो प्रोटेक्ट कौन करता है? वायरस से तो एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा होता तो फिर एंटीवायरस की क्या ज़रूरत होती?
तो सी तो हो नहीं सकता। अब जिसमें भी सी ऑप्शन है वो ख़त्म कर दो, तो एलिमिनेशन मेथड से हमें इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन 3 ए एंड बी। मतलब प्रिंटर में अगर पेपर नहीं है कौन बताएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। पावर फेलियर हुआ कौन बताएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? डिवाइस फेल हो जाए कोई भी, प्रिंटर, डिस्क, हार्डवेयर रिस्पॉन्ड ना करे, कौन बात करेगा हैंडल? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी में एरर आ जाए, इनसफिशिएंट मेमोरी है। आपने देखा हो जब हम पुराने मोबाइल यूज़ करते थे, कम मेमोरी होती थी तो कभी कैमरा वर्क नहीं करता था, है ना? कौन बताएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिस्टम में कोई एरर हो जाए, मिसिंग फाइल है, करप्टेड फाइल है, कौन बताता? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस करता है एरर को, है ना? और इनपुट आउटपुट की एरर भी कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, एंटीवायरस को हैंडल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। मतलब जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर है उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को अलाइन करना, टेक्स्ट को इंडेंट करना, या एडजस्टिंग स्पेस बिटवीन लाइंस। देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट करोगे तो पैराग्राफ की बात आएगी। टेक्स्ट को क्यों बोल्ड करोगे आप? टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं हम फॉन्ट में, फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना? तो ऑप्शन 1 इनका इसका आंसर होगा। देखिए नीचे हमने इमेज इंसर्ट की है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये जो अलाइनमेंट है, देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना? बुलेट पॉइंटिंग, बुलेट एंड नंबरिंग इसी में डालते हैं, लाइंस के बीच में स्पेस भी इसी से एडजस्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, और ये इंडेंट है ना? कितना जो पेज है उसमें पैराग्राफ को कितना अंदर या कितना बाहर की तरफ रखना है, वो इंडेंट कहलाता है। सॉर्ट कर सकते हैं, बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, कलर फिल कर सकते हैं बैकग्राउंड का, है ना? ये सारी चीज़ें, और ये शो या हाइड कर सकते हैं उन चीज़ों को, ये सारे ऑप्शंस रहते पैराग्राफ के अंदर। द फर्स्ट स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसकी फर्स्ट स्लाइड में नॉर्मली हैज़ द लेआउट ऑफ, मतलब किस तरह का लेआउट होता है? उस लेआउट को क्या बोलते हैं? हेडर स्लाइड, कंटेंट विद कैप्शन, या फिर सेक्शन हेडर, या टाइटल स्लाइड। तो उसको हम बोलते हैं टाइटल स्लाइड। देखिए कुछ इस तरह की दिखती है टाइटल स्लाइड। तो ये जो पहली स्लाइड होती है इसमें देखिए एक सब टाइटल और टाइटल को जोड़ने का वो होता है टाइटल स्लाइड। ये मैंने एम एस वो पावर पॉइंट आपके सामने खोल रखा है। यहाँ भी अगर पैराग्राफ वाला ऑप्शन देखें तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट में क्या क्या रहता है, वो एक बार आप ध्यान देख लिए। फ़ॉन्ट में साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, है ना? अपर केस, लोअर केस, है ना? अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, है ना? और स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं इसी के अंदर। और देख लीजिए होम टैब के अंदर होते हैं ये सारी चीज़ें, है ना? क्या क्या शेप इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। आप एक बार एम एस वर्ड पावर पॉइंट खोल के जरूर देखिए, इस तरह के प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। बाकी हेडर स्लाइड क्या होती है? हेडर स्लाइड क्या होती है? वो स्लाइड जो कि मेन हेडिंग या टॉपिक नेम को शो करने के लिए यूज़ की जाती है। अक्सर इसको स्टार्ट में यूज़ करते हैं, या सेक्शन या प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में, है ना? और लार्ज टाइटल एरिया ये भी कंटेन करती है। और सेक्शन हेडर क्या होता है? अलग अलग सेक्शंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है किसी प्रेजेंटेशन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोहिबिट्स पॉपअप्स, पॉपअप एड्स एंड वेब पेजेस और एक्चुअल पॉपअप्स कॉज्ड व्हाइल कोडिंग इज कॉल्ड। मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब पेजों से पॉपअप एड्स को ब्लॉक करता है, सिंपल सी बात है, वो पॉपअप ब्लॉकर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि डैश कीज एक्ट्स एज अ टॉगल की। इनमें से कौन कौन सी कीज जो है वो टॉगल की तरह बिहेव करती हैं? कौन? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कैप्स लॉक और इंसर्ट। टॉगल की क्या होती है? मतलब जो एक बार प्रेस करें और दूसरी बार प्रेस करें तो अपना जो फंक्शन है वो इनेबल और डिसेबल कर दे। जैसे कैप्स लॉक दबाओगे आप, सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। एक बार और दबाओगे आप, सारे लेटर जो है वो नॉर्मल तरीके से लिख सकते हो। वैसे ही नंबर लॉक दबाओगे आप, तो नंबर लॉक से क्या होगा? एक बार नंबर लॉक हो जाएंगे और वो जो कीज़ हैं वो एरो का काम करने लगेंगे, है ना? आप नंबर, ये जो नंबर बॉक्स होते हैं ना 1 से 9 तक कीबोर्ड में यहाँ, है ना? वो जो वर्क नहीं करते अगर नंबर लॉक ऑन है तो, और एक बार ऑफ दबा देंगे तो फिर ये नंबर वर्क करने लगेंगे। तो ऐसे ही कैप्स लॉक होता है, नंबर लॉक होता है, इसी तरह से इंसर्ट भी होता है। ठीक है। शिफ्ट जो है ये मॉडिफायर की होती है। देखिए कैप्स लॉक का क्या काम है? ये टॉगल करती है न्यूमरिक कीपैड में नंबर लॉक। स्क्रॉल लॉक जो स्क्रॉल बिहेवियर को टॉगल करती है, एक बार दबाएंगे तो स्क्रॉल होने लगेगा, फिर नहीं होने लगेगा। और इंसर्ट क्या करती है? इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड के बीच में टॉगल करती है। एक बार दबाएंगे इंसर्ट मोड ऑन हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। एक बार और दबाएंगे तो ओवरराइट मोड ऑन हो जाएगा, यहाँ टेक्स्ट आप रिप्लेस कर सकते हो। किसी भी कीबोर्ड में निम्न तरह की कीज होती हैं। पहली तो वो होती हैं जो अल्फा न्यूमेरिक कहलाती है, मतलब जो लेटर्स आपको दिखते हैं ABCD नंबर्स दिखते हैं 1 से 9 तक, और बेसिक सिंबल, वो अल्फा न्यूमेरिक कीज में आती हैं।
फंक्शन की F1 से F12 तक आपने देखी होंगी, जिनका काम रिफ्रेश करना, हेल्प करना। ये ध्यान रखिएगा F1 से क्या काम होता है, F2 से ये कभी भी आ सकते हैं, है ना। मॉडिफायर कीज क्या होती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट। जो अकेले तो कोई काम नहीं करती, अकेले शिफ्ट दबाने से कुछ नहीं होता, लेकिन शिफ्ट के साथ कुछ और दबा दो तो, है ना, तो वो कोई अलग काम करने लगे, मॉडिफाई कर देगा उस चीज़ को, है ना। इसलिए मॉडिफायर, जैसे कंट्रोल+C से कॉपी होता, तो अब कंट्रोल अकेले का कोई काम नहीं, लेकिन सी के साथ दबाओगे तो कॉपी का काम हो जाएगा, मॉडिफायर की हो गई। टॉगल कीज अभी आपने जान ली है। नेविगेशन की, जो नेविगेट करती हैं, होम पेज, एंड पेज, पेज अप, पेज डाउन। न्यूमेरिक कीपैड की कीज होती हैं 1 से 9 तक की। कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती हैं, बैक स्पेस, डिलीट, टैब, एस्केप, एंटर, स्पेस बार, है ना। तो ये सारी कुछ कीज होती हैं हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंडेंट अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो क्या यूज करोगे, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल+M। इंडेंट का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं, किसी पैराग्राफ को इनवर्ड, लेफ्ट या राइट मार्जिन से क्या करना, मूव करना। जैसे पैराग्राफ हम हिंदी में भी एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो जैसे सविनय नम्र निवेदन थोड़ा अंदर से लिखते हैं। अब हम मान लो वो चीज़ अंदर खिसकानी है एमएस वर्ड में टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ जो इंडेंट का ऑप्शन होगा, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, ये पैराग्राफ थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसक जाएगा, है ना। मान लीजिए हम यहाँ से लिख रहे थे, अब हमें थोड़ा आगे से लिखना है सारी चीज़, तो इंडेंट का यूज़ हो जाएगा। और भी इंडेंट के यूज़ हैं, है ना। अगर इंडेंट इंक्रीज करना है तो कंट्रोल+M, और डिक्रीज करना है तो कंट्रोल+Shift+M का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट मेमोरी कैपेसिटी, सबसे कम मेमोरी कैपेसिटी किसकी है। डिस्क मेमोरी, CD रोम, मेन मेमोरी, या फिर कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी थोड़ी देर के लिए यूज होती है ना, सबसे लीस्ट मेमोरी कैपेसिटी जो है वो कैश मेमोरी है। मैंने यहाँ आपको डिवाइस स्टोरेज की भी जो है मेमोरीज वो बढ़ते क्रम में लिख दी है। जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी सबसे कम, ये स्टोरेज की बात चल रही है ना, फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज सबसे कम होता है, उससे बड़ा ज़्यादा CD का, उससे ज़्यादा DVD का। फिर ये जो आपकी USB फ्लैश ड्राइव होती है, जिसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं हम, तो पेन ड्राइव से ज़्यादा हार्ड डिस्क से ज़्यादा SSD का, अभी उससे ज़्यादा ब्लूरे डिस्क का, और उससे भी ज़्यादा मैग्नेटिक टेप का, सेवरल TBs, बहुत सारे टेराबाइट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का क्या मतलब है, अनफॉर्मेटेड या फॉर्मेटेड या फिर हाइपर टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट विथ हाइपर मीडिया। तो जो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, नाम से ही समझ में आ रहा है रिच टेक्स्ट, है ना, मतलब फॉर्मेटेड टेक्स्ट है ये, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है .RTF, है ना। और क्या मतलब होता है, एक ऐसा फाइल फॉर्मेट जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का होता है और जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सपोर्ट होती है ना, ये सारी चीज़ें, कलर, फॉन्ट, इटैलिक, बोल्ड, ये सब यूज़ कर सकते हो। और इनको डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर पर आप यूज़ कर सकते हो बिना फॉर्मेटिंग लूज़ किए, मतलब वर्ड पे, MS वर्ड पे खोल लो, नोट पैड पे खोल लो, कहीं भी वर्ड पैड भी खोल लो, है ना, इस फाइल को, .RTF फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको स्टडी करना है लिस्ट ऑफ फीचर्स जो नीचे दी गई हैं। विच ऑफ द above फीचर्स आर अवेलेबल इन बोथ MS वर्ड एंड MS एक्सेल। MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों में क्या क्या है, तो जो बेसिक फार्मूला और कैलकुलेशन है वो तो एक्सेल का काम है, अगर ये सब ये भी वर्ड ही करने लगेगा तो फिर एक्सेल का तो कोई काम बचेगा नहीं, तो ऑप्शन 3 तो होना नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें ऑप्शन 3 है, तो ये तो वैसे ही कट गया, दोनों में अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास ये चीज़ें बची हैं, 1 2 1 2 4 1 4। अब 1 और 4 देख लेते हैं हम। पेज लेआउट दोनों में होता है 4, एडिंग इमेजेस दोनों में हो सकती हैं ना, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। और यहाँ आपके सामने मैंने बता दी क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, इनको पढ़ लेना है, वर्ड में भी काम कर जाती हैं, एक्सेल में ये कुछ फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंड करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बेस्ट और करेक्ट डेफिनेशन इनमें से क्या है, तो इसकी सबसे करेक्ट डेफिनेशन, चारों ही करेक्ट हैं बट सबसे करेक्ट है, अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर। तो इसमें हार्डवेयर भी आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी आ जाएंगा, जो बेसिक फंक्शन है वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी जाएंगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ, प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर। इसमें क्या एक्सप्लेन हो रहा, कोर फंक्शन और ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है, एकमात्र सेंटेंस है ना ये, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस में क्लियर हो रही हैं, तो इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनको मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। यूएसबी तो आप जानते हैं, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, तो कनेक्ट करता है पेरिफेरल्स को इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड सीरियली, तो इसका इससे मिलाएंगे 1 का 4 से, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा, बाकी फिर भी पढ़ लेते हैं। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि क्या करता है, इनेबल करता है यूज़र को
कंप्यूटर पर प्रोग्राम एक्सेस करने का, है ना, तो इमेजेस के थ्रू। फिर जिफ फाइल क्या होती है, एक कंप्रेस्ड इमेज फाइल होती है ना। और OCR आप समझते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा जो कि डिज़ाइन किया गया है स्कैन टेक्स्ट को इनपुट लेने में और ऐसा ऐसा करने में, है ना, आप समझते हैं। इसको आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नेमोनिक्स यूज़ कर रही है, तो इसका सही आंसर है असेंबली। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं, नेमोनिक्स मतलब वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन यूज़ करती है, असेंबली लैंग्वेज। गगन सेन है इज प्लानिंग टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन प्लान कर रहा है खरीदने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स शुड ही नॉट बी बॉदर्ड अबाउट, मतलब किस चीज़ को उसको बॉदर नहीं करना चाहिए, चिंता किस चीज़ की नहीं होनी चाहिए। तो भाई स्मार्टफोन खरीद रहा है तो उसको ईथरनेट पोर्ट की के लिए कोई चिंता करने की। ईथरनेट पोर्ट तो वो लैन नेटवर्क को कनेक्ट करने में काम आती है, केबल होती है वो। तो उसके लिए क्या काम भाई, वो तो सिम का यूज़ कर लेगा, वाईफाई नेटवर्क का यूज़ कर लेगा, उसके पास वायरलेस नेटवर्क की ऑप्शन है, तो इसकी चिंता करने की उसको ज़रूरत नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए, है ना, मोबाइल एंड्रॉयड पे वर्क कर रहा है या कई माइक्रोसॉफ्ट बेस भी फ़ोन भी आते हैं। इंटरनल मेमोरी कितनी है, कैमरे का पिक्सल क्या है, ये सारी चीज़ें उसको ज़रूरी है जानना। A word processing software best suited for creating documents with graphical elements like images, text and hypertext। मतलब आपको इमेज, टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मतलब वो लिंक वगैरह, है ना, ऐसे ग्राफिकल एलिमेंट्स का यूज़ इनके साथ साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है इनका यूज़ करते हुए, तो सबसे अच्छा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए क्या है। तो नोटपैड, वर्डपैड जो है ये बिल्कुल सिंपल प्लेन है ना, केवल टेक्स्ट टेक्स्ट पे बस काम करते हैं। आप इनको बोल्ड, इटैलिक, थोड़ा ये सब नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन MS वर्ड में ये सारे फीचर्स उपलब्ध हैं, तो MS वर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। तो गूगल ड्राइव आपको पता होती है, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की, आपने अगर PC यूज़ किया होगा तो पता चल जाएगा आपको। आई क्लाउड एप्पल का होता है, लेकिन ये कोई नहीं होता, है ना। नीचे आपके लिए सारी क्लाउड सर्विसेज दी गई हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, इनको याद रखने की जरूरत नहीं। अमेजन ड्राइव होता है, बॉक्स कुछ होता है, ऐसा ऐसा, है ना, बस नज़र डाल लीजिए और कुछ नहीं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। विंडोज ऑफर्स वेरियस टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड पैड, नोट पैड। विंडोज़ में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, बिल्कुल विंडोज़ ऑफर करती है। नोट पैड फाइल का एक्सटेंशन .rtf है, तो नोट पैड फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt, RTF नहीं होता है ना, डॉट टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट, तो ये फॉल्स है। बाकी दो ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। वर्ड पैड कैन बी यूज टू क्रिएट लेटर्स, नोट्स विच यूज बेसिक फॉर्मेटिंग, बिल्कुल सही। तो नोटपैड और वर्डपैड दोनों का यूज़ कर सकते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। वर्ड हैज़ मैक्सिमम फॉर्मेटिंग फीचर सच एज कंपेयर टू नोटपैड एंड वर्डपैड, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग है। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ होते हैं समाप्त। अगर आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हाई पॉइंट भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, वीडियो में व्यूज़ थोड़ा ठीक ठाक आते हैं। अब मैं मेहनत करता हूँ तो आशा करता हूँ कि व्यूज़ भी अच्छे आए तो अच्छी बात है ना। तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, हाइप भी कर सकते हैं, और टीचमेंट ऐप पर फ्री मॉक देना ना भूलें। और अगर आपका कोई सजेशन, आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए, तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।